एंड वाटर, जैसे कहा है ना कि भाई मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिल जाएगा। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है हवा में, हमारी यूवी रेज आती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फुलीफा अकेडमी। इट्स टाइम टू गो अहेड। आई एम अंकित और आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 13 आवर इन्वायरमेंट के लास्ट 5 ईयर के PYQs। तो भाई पहला क्वेश्चन 2023 का है ये। क्या क्वेश्चन है कि ऑल्दो गार्डन्स आर क्रिएटेड बाय मैन बट दे आर कंसीडर टू बी एन इकोसिस्टम, कि भाई जो गार्डन्स है वो हम बनाते हैं बट दे आर कॉल्ड इकोसिस्टम। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। 2 मार्क्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल लिविंग थिंग इन अ गिवन एरिया इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरैक्ट करना, एंड ऑल्सो विद देयर एबायोटिक इन्वायरमेंट मतलब जो लिविंग थिंग है वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और साथ के साथ अपने अबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ भी उनका इंटरैक्शन होता है। ठीक है, तो सेम गार्डन में ट्री है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, छोटे मोटे जो भी हैं। ठीक है, अब ये लोग अपने आसपास के अबायोटिक जो भी चीज़ें हैं लाइक विंड, वाटर और लाइट, इनसे क्या हो रहा है? इनका इम्पैक्ट होता है इनके ऊपर, इम्पैक्ट ऑन देयर डेवलपमेंट। जैसे कि विदाउट लाइट खाना नहीं बनेगा प्लांट्स का, ट्रीज़ का, हाइट ग्रोथ नहीं होगी, बिना पानी के नहीं रह सकते, हवा पॉलिनेशन में मदद करेगी, इम्पैक्ट ऑन देयर डेवलपमेंट, reproduction and other activities. Thus, we can say garden seen as ecosystem. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई गार्डन एक इकोसिस्टम की तरह हमें दिखता है। नेक्स्ट, write one difference between biodegradable and non-biodegradable waste. List 2 impact of each type of accumulated waste on if not disposed of properly. Okay, तो biodegradable, non-biodegradable। तो non-biodegradable तो हमारा हो जाएगा कि can't decompose, एंड पॉल्यूट इन्वायरमेंट। बायोडिग्रेडेबल को हम कन्वर्ट इनटू फर्टिलाइजर, मैन्योर, नॉट पॉल्यूट इन्वायरमेंट। इफ नॉट डिस्पोज प्रॉपरली, इम्पैक्ट क्या होगा? तो पहला इम्पैक्ट होगा इसमें कि जो मीथेन रहेगी, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से एक गंध निकलती है, जिसे मान लो उसकी खुशबू है, उसको कहेंगे तो मीथेन एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज, मीथेन एंड अदर ग्रीन हाउस गैस रिलीज विच फर्दर इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ाने में मदद करेगा। और इसकी वजह से कॉज डिजीज टू स्प्रेड बिकॉज इट सर्व एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका फर्स्ट रहेगा रिजल्ट इन पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, soil which is detrimental to both human health एंड इन्वायरमेंट। तो ये तो भाई हो ही रहा है। जैसे आप देखते हो आजकल एक्सट्रीम ठंडी और एक्सट्रीम गर्मी का हमें बिल्कुल पता चलता है साफ साफ।
और जो एनिमल है माइट मिस्टेकनली ईट वेस्ट, जैसे कि वो लोग डेथ हो जाती है। जैसे कि अभी एक न्यूज़ में आया था कि एक गाय थी, उसके अंदर से 35 kg प्लास्टिक निकला था जब उनकी डेथ हुई थी गाय की। ठीक है, नेक्स्ट 22 का, द इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ स्टाइल हैज लेड टू द जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, कि हमारे जैसे ही लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ रही है तो वेस्ट मटेरियल हमारा उतना ज़्यादा बन रहा है। तो गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए 2 रीज़न, 2 नंबर का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फर्स्ट हो जाएगा हमारा कि जो अभी रिसेंट ट्रेंड है ऑफ यूजिंग डिस्पोजेबल मटेरियल, जैसे कप प्लेट्स है ना, मैरिज और पार्टीज में मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिजल्ट इन पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। सेकेंड कर सकते हैं हम कि यूज ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप इन रेलवे, यूज ऑफ डिस्पोजेबल plastic cup in train led to generation of lot of waste, generation of lot of plastic waste। ये तो आप लोग देखते ही होंगे भाई, जो भी ट्रेन से ट्रेवल करता होगा तो वो। ठीक है, द चेंज इन पैकेजिंग, नेक्स्ट है अब कि भाई द चेंज इन पैकेजिंग हैज रिजल्टेड इन वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कि मैंने अभी प्लास्टिक कप की ही बात करी, तो हम देखते हैं कि जितने भी हम चिप्स खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, वो सारे क्या पन्नी की पैक होती है ना। गिव 2 एग्जाम्पल। तो पहला एल्युमिनियम फॉइल वाला हम लिख सकते हैं। आप लोग भी अभी स्कूल में लंच लेके जाते होंगे तो ज़्यादातर बच्चे एल्युमिनियम फॉइल यूज़ इन पैकेजिंग ऑफ फूड। और दूसरा प्लास्टिक वेस्ट है जो हमारा रैपर्स, रैपर हो जाएगा आपका प्लास्टिक कप्स जो ट्रेन में यूज़ हो रहे हैं, वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ये है कि भाई चेंज इन पैकेजिंग सिस्टम की वजह से। नेक्स्ट है कि इन 1987 द UNEP forged an agreement to freeze the production of certain chemical, okay, to year 1986 level, name the chemical manufacturing company in which these chemicals was being mostly used, okay, in what way this chemical damage the upper layer and ये ठीक है। तो उस केमिकल का नाम है हमारा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कौन सी कंपनी उसे यूज़ करती है? तो कंपनी जिसमें सॉल्वेंट बन रहा हो, एरोजोल बन रहा हो, कंपनी जिसमें AC और रेफ्रिजरेटर बनते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है। तो ये जो केमिकल है ये अपर लेयर को कैसे डैमेज करता है एटमॉस्फेयर की? तो पहला देखो, सन की UV रेज आती है, तो UV रे जो है वो डिग्रेड करता है, तोड़ देता है CFC को इन स्ट्रेटोस्फेयर वाले में। स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसमें UV रेज आके CFC को तोड़ देती है एंड रिलीज क्लोरीन एटम। ठीक है, क्लोरीन एटम बना। व्हेन दिस क्लोरीन एटम कम इन कॉन्टैक्ट विद ओजोन, अब ये क्लोरीन ओजोन से कांटेक्ट में आया, इट डिस्ट्रॉयड इट, और ये क्या कर देता है? इस ओजोन को तोड़ देता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? नाउ UV रे डायरेक्टली कम ऑन अर्थ, ठीक है। अगला क्या है? द ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अब हम लोगों पे, जानवरों पे, हम लोगों पे
क्या प्रभाव पड़ता है। अब भाई यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ पे आ रही है, तो यूवी रेज को होती है बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है, बिकॉज यूवी रेज से क्या होता है, स्किन कैंसर हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन की ही बीमारियां हो सकती है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन डिजीजेज, आई डैमेज हो सकती है हमारी अगर हम डायरेक्ट उसे देख ले तो ये सब चीज़ें हैं, ये इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। नेक्स्ट, तो ये भी 2020 का है। इंडिया टुडे इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, सॉयल, लैक ऑफ मेथड ऑफ प्रोसेसिंग द वेस्ट, ठीक है, द टाइम हैज कम वर्ल्ड टू से। ओके, 4th A, स्टेट 2 मेथड ऑफ इलेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन इन योर स्कूल। 2 तरीके की हम इफेक्टिवली क्या कर सके, इफेक्टिवली वेस्ट को कलेक्ट कर सके। तो जो भी हमारा प्लास्टिक वेस्ट है उससे हम क्या कर सकते हैं, पहला तो मेकिंग फ्लावर पोट्स एंड यूज इट एज डेकोरेशन मटेरियल। जैसा कि आपको दिल्ली का जो वेस्ट पार्क है वो आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो अभी सर्च मार के देखें, उसे वेस्ट से बना हुआ है भाई। मेकिंग फ्लावर प्लॉट्स एंड यूज एज ए डेकोरेशन। और सेकेंड है हमारा प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन। प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन, कि अलग अलग डस्टबिन होंगे तो ईजिली हम प्लास्टिक वेस्ट को अलग कलेक्ट कर सकते हैं। नेम एनी 2 यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। तो पहला है हमारा चॉकलेट रैपर्स, पॉलीथीन बैग और वाटर बॉटल्स। हम तो यूज़ कर लेते हैं मगर से कोई बात नहीं। इफ़ वी डिसकंटिन्यू द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, हाउ कैन एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली सब्सटीट्यूट बी प्रोवाइडेड, कि कैसे अगर हम प्लास्टिक हटा दे तो भाई क्या यूज़ कर सकते हैं। तो जूट बैग्स, बैग मेड ऑफ जूट, बैग मेड ऑफ जूट हम यूज़ करके प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं। डू यू थिंक माइक्रोब्स विल वर्क सिमिलरली इन लैंडफिल साइट्स एज दे वर्क इन लैब? Justify your answer. You think microbe will work similarly in landfill site as they work in lab? Okay. अब क्या है कि भाई माइक्रोब्स लैंडफिल साइट में एक नेचुरली अपना काम करते हैं। अब लैब में हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू क्रिएट अ फेवरेबल इन्वायरमेंट जिसमें कि वो वर्क करेंगे, है ना। बिकॉज सूटेबल कंडीशन लाइक ऑप्टिमम, हमें क्या उनको टेम्परेचर देना पड़ेगा, मॉइस्चर उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। टेम्परेचर मॉइस्चर जिसके अंदर जो हमारे माइक्रोब है ग्रो होते हैं, ग्रो होंगे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो इन लैब क्या करना पड़ेगा हमें, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। इन लैब वी हैव टू क्रिएट दैट फेवरेबल कंडीशन फॉर माइक्रोब टू ग्रो। ओके, तो फिर जैसा कि वो लैंडफिल साइट में काम करेगा वैसा ही वो हमारी लैब में भी काम करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, मैं इसमें इनकरेक्ट बताना भाई, 2020 का है, ठीक है। ओजोन शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओजोन इज डेडली पॉइजन, ओजोन गेट डिकम्पोज बाय यूवी रेडिएशन, ओजोन गेट डिकम्पोज बाय यूवी रेडिएशन, ओजोन इज द डेडली पॉइजन, तो ओजोन गेट डिकम्पोज बाय यूवी रेडिएशन। ऐसा नहीं होता बिकॉज वो तो यूवी रेडिएशन से अर्थ को बचाता है, बट CFC गैस की वजह से ओजोन टूट रहा है और जिसकी वजह से यूवी रेडिएशन डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आ रही है। तो ये इनकरेक्ट है, डी। फूड वेब इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एनिमल, वेरियस नेटलिंक फूड चेन, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड सी। आँख बंद करके 19 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। लिस्ट 3 रोल ऑफ फॉरेस्ट इन कंजर्विंग द एनवायरनमेंट, हाउ डू द फॉरेस्ट गेट डिप्लीटेड, स्टेट 2 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन एनवायरनमेंट। ओके, तो हमारा इसमें हम 3 हमें रोल्स लिखने हैं। तो हमारा पहला पॉइंट होगा इसमें कि फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट, मतलब रहने के लिए घर, टू वाइल्ड एनिमल एंड ह्यूमन। जैसे कि अंडमान निकोबार में आज भी लोग जंगलों में रह रहे हैं, साउथ में चले जाओ बहुत सारे लोग जो आदिवासी हैं जंगलों में आज भी लोग रहते हैं। सेकेंड हम कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है
prevent soil erosion and maintain fertility of soil। थर्ड हो जाएगा हमारा कि हाँ सबसे मेन, फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन बाय विच लाइफ इज पॉसिबल। विदाउट इसके तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। रीज़न फॉर डिप्लीशन, रीज़न फॉर डिप्लीशन फर्स्ट तो एक नेचुरल कॉज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट फायर। सेकेंड अर्बनाइजेशन, यस रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से फॉरेस्ट कटिंग हो रही है। थर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। टू कॉन्सिक्वेंसेस डिफॉरेस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस, एक तो हमारा एरोजन ऑफ सॉइल हो जाएगा, बारिश वारिश आएगी पेड़ रहेंगे नहीं तो मिट्टी को कोई रोक नहीं पाएगा। सेकेंड हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, जो कि हमें आज की डेट में देखने को मिल भी रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको ज़रूर करके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, यस लास्ट क्वेश्चन है 2019 3 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। नेचुरल बॉडीज आर नॉट रेगुलरली क्लीन वेयर एज एक्वेरियम नीड रेगुलर क्लीनिंग, वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सही क्वेश्चन। देखो भाई, जैसे नेचुरल हमारा हो गया पॉन्ड एंड लेक, ये नेचुरल है ना, तो दे आर नेचुरल एंड दे आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वेरियस डिकम्पोजर। वेरियस डिकम्पोजर का नेचुरल हैबिटेट है। क्या काम है इनका? डेट एक्ट एज क्लीनिजिंग एजेंट, डेट एक्ट एज क्लीनिजिंग एजेंट, वेयर एज इन एक्वेरियम विच इज आर्टिफिशियल, जो कि आर्टिफिशियल है, नो डिकम्पोजर, that is why it need regular cleaning। क्लियर हुआ कि भाई जो पॉन्ड्स और लेक है उसके अंदर नेचुरल ऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं, जिसे कहते हैं हम डिकम्पोजर। वो क्या करते हैं? एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। बट वेयर इज इन एक्वेरियम आर्टिफिशियल है, जिसके अंदर कोई डिकम्पोजर नहीं होता, डेट इज वाई इट नीड रेगुलर क्लीनिंग। अब नेक्स्ट है हमारा कि भाई what are decomposers and what will be the consequence if the decomposer are completely eradicated। कि decomposer क्या है और क्या consequence होगा जब हम इसको completely eradicate कर देंगे। give justification in support of your answer। तो decomposer होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं that break down complex organic compound present in dead plant and animal and और जो भी उनका प्रोडक्ट रहता है, लाइक जो उनकी पॉटी रहेगी, फीसेस एंड यूरिन इनटू सिंपल सबस्टांस। मतलब बेसिक इनका काम क्या होता है कि भाई कॉम्प्लेक्स सबस्टांस को सिंपल सबस्टांस में तोड़ देना। ठीक है, अगर ये ना हो तो क्या होगा? अगर ये ना हो तो क्या होगा? बहुत ही बढ़िया चीज़। इफ़ देयर वर नो डिकम्पोजर, अगर कोई डिकम्पोजर ना हो इन इकोसिस्टम, इफ देयर इज नो डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम, देन जो भी डेड प्लांट और एनिमल है, जो उनका मटेरियल है, जो उनके शरीर का जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो कभी भी सॉइल में नहीं मिलेगा एंड वुड रिमेन एज सच एंड देयर मटेरियल वुड नेवर बी रिटर्न टू सॉइल एयर एंड वाटर। जैसे कहा है ना
कि भाई मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिल जाएगा, तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हाउ इज़ ओजोन फॉर्म्ड इन अपर एटमोसफियर। तो ओजोन कैसे बनता है, तो देखो भाई, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं हवा में, हमारी यूवी रेज आती है, वो क्या करती है, इस ऑक्सीजन से टकराती है, इस ऑक्सीजन के O और O में कन्वर्ट कर दिया, तो ऊपर सिर्फ ऑक्सीजन ही है, तो O और O मिलके O3 बना लेते हैं, तो जिससे कि ये धीरे धीरे बन के कितनी तगड़ी लेयर बन गई है, जिससे कि आज की डेट में ये यूवी रेज को ही इसको क्रॉस नहीं करने देती, और ये हमारी ओजोन लेयर बन गई है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसकी इम्पोर्टेंस है कि इट एक्ट एज शील्ड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, और उसको प्रिवेंट करती है अर्थ पे आने से। राइट, वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, अगर ओजोन जो अभी डिप्लीट हो रहा है अंटार्कटिका में, हो रहा है डिप्लीट अभी, तो उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है, उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो डायरेक्ट हमारे यूवी रेडिएशन आ गई अर्थ पे, तो जैसा कि हमने पीछे ही क्वेश्चन में देखा था, हमें स्किन डिजीज़ बहुत सारी होने के चांसेस हैं, हमारी आई क्या हो सकती है, डिफेक्ट हो सकती है। इसमें क्या है कि हमारी आँखों पे अगर डायरेक्ट यूवी रेस पड़ती है तो हमारी आँखें भी जा सकती है, मतलब आँखें हमारी ख़राब हो सकती है। ठीक है, जिसका कि मेन कॉज होता है CFC गैसेस। ठीक, तो भाई ये ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। सेशन ख़त्म हो गया ना, न्यू सेशन स्टार्ट होगा, तो टेलीग्राम पे बने रहना कि कैसे क्या क्या कब स्टार्ट होने वाला है। कमेंट करके बताओ भाई वीडियो कैसी लग रही है आपको, ये PYQ की जो मेरी सीरीज़ है, अगर अच्छी लग रही है तो मैं हर साल पेपर से पहले स्टार्ट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।